दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है 28 अगस्त को हमारा कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक सब्जेक्ट का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है। इसलिए लगातार मैं दोस्तों आपको क्या है जो आपका त्रैमासिक परीक्षा के लिए प्रश्न बैंक जारी हुआ है उसका सॉल्यूशन बताते जा रहा हूं। ओके, क्योंकि इसमें हर प्रकार के आपके क्वेश्चन है और इसी से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। ओके, इसलिए मैंने दोस्तों आपको क्या है आपके पार्ट 1 पार्ट 2 आ चुका है, जिसमें मैंने दोस्तों आपके 5 अध्याय आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आने हैं। 5 के 5 अध्याय के मैंने आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर कवर करा दिए हैं। हमारे क्वेश्चन आंसर बस रह गए हैं, तो हम क्या है क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो ये आपका पार्ट 3 रहने वाला है, तो हम यहाँ से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने वाले होंगे। वस्तुनिष्ठ मैं पहले बता चुका हूँ, नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइएगा तो आपको कंप्लीट आपके प्लेलिस्ट मिल जाएगी प्रश्न बैंक सॉल्यूशन की। इसके साथ ही हिंदी का भी प्रश्न बैंक सॉल्यूशन कंप्लीट करा दिया, तो उनकी वीडियो भी जाकर आप देख लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले अध्याय 1 व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक परिचय। ओके, इसके क्वेश्चन आंसर। तो पहले अध्याय से दोस्तों आपके क्या है 2 ही नंबर का क्वेश्चन आता है। ओके, तो यहाँ तो आपके कम से कम 30 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ओके, लेकिन फिर भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ क्रम से। ओके, 2-2 लाइन के हैं, पढ़ते जाइएगा। ओके, बाकी के 30 है, 30 के 30 याद नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम उसे 15 से 20 क्वेश्चन तो आपको पढ़ के रखना है। क्लियर है? तो देख लेते हैं, क्रम से क्वेश्चन देखते जाएंगे और सॉल्यूशन में आपको थोड़ा फास्ट ही बताते जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने होंगे। पहला हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। ओके, बस सुनते ही आप जाइएगा, बहुत चीजें तो आपको सुनते सुनते ही याद हो जाएंगी। तो व्यष्टि का अर्थ होता है क्या है जिसमें हम इकाइयों का अध्ययन करें, और समष्टि का मतलब होता है संपूर्णता। ओके, संपूर्णता, ये शब्द आपको माइंड में रखना है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों जैसे उपभोक्ता, एक फर्म, एक उद्योग, एक विशेष बाजार के व्यवहार या आर्थिक निर्णयों का अध्ययन किया जाता है इसमें। ओके, बस इतना आपको हो जाएगा। तो मैंने याद रखना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों जैसे कोई उपभोक्ता, एक फर्म या कोई उद्योग या विशेष बाजार का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है? तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें जो किसी समग्र अर्थव्यवस्था जैसे किसी देश की क्षेत्र बड़े पैमाने पर अध्ययन करती है। इसमें आय, सकल घरेलू उत्पाद, बेरोजगारी दर, इन सभी का हम क्या अध्ययन करते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट हमारा अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था एक देश, क्षेत्र या यहाँ तक कि परिवार की आर्थिक गतिविधियों की प्रणाली है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण, उपभोग, खरीद बिक्री शामिल होती है, जिससे उस क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताओं की पूरा किया जा सकता है और पैसों का प्रवाह होता है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा पूंजीवादी क्या है। तो ऐसे शब्द है कि जो आपके बहुत अच्छे जानते हो, लिखना कैसे तो मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ, पढ़ते जा रहा हूँ, सुनते जाइएगा तो समझ आपको धीरे धीरे क्या तैयार हो जाएगा। पूंजीवाद क्या होता है। तो पूंजीवाद एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के जो साधन होते हैं उसमें क्या है पूंजीवाद में निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, और उत्पादन के साधन जैसे कारखाने, धन, भूमि, इनमें निजी स्वामित्व हो। ओके, और वस्तुओं और तथा सेवाओं के उत्पादन और वितरण पर मुख्य रूप से उनका उद्देश्य क्या हो, लाभ कमाना हो, तो पूंजीवादी होता है। फिर नेक्स्ट हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था वह आर्थिक प्रणाली है जहां भूमि, कारखाने और मशीनरी जैसे उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति की बजाय, समाजवादी है तो निजी व्यक्ति की बजाय क्या है राज्य या समूह का इसमें स्वामित्व होता है, और इसका उद्देश्य क्या है धन कमाने की बजाय क्या है लोक कल्याण, सामाजिक कल्याण करना होता है। क्लियर है? मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का आपको अर्थ लिखना है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित यानी मिश्रित रहता है जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों रहता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें निजी यानी पूंजीवाद और सार्वजनिक यानी समाजवाद दोनों क्षेत्र तत्व शामिल होते हैं, और इस प्रणाली में सरकार आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करती है और साथ ही निजी कंपनियों को भी संचालन की स्वतंत्रता भी देती है। ओके, नेक्स्ट हमारा अवसर लागत किसे कहते हैं। तो अवसर लागत क्या होता है। अवसर लागत से तात्पर्य उस लाभ या मूल्य से है जिसे आपको एक विकल्प चुनने के लिए दूसरे सर्वोत्तम विकल्प को त्यागने पर खोना पड़ता है। ओके, मतलब एग्जाम्पल सीधे मैं आपको समझा दूं कैसा होता है कि आप जॉब करना है। ओके, आपको जैसे जॉब करना है तो आप जॉब करना है आपको, तो आप 2 कंपनियां हैं, एक कंपनी और बी कंपनी। ओके, और ज्यादा हो तो आपकी 3 कंपनियां ए बी सी कंपनी है। आप जॉब करने जाते हैं, यहाँ ए में जाते हैं तो उसने कहा मैं आपको क्या है 20,000 सैलरी देने वाला हूँ। बी के पास जाते हो कहेगा कि मैं कितना सैलरी देने वाला हूँ, मैं 40,000 दूंगा। ओके, ये आपका। और फिर आप सी के पास जाते हैं तो कहेगा सीधे मैं आपको है 50,000 सैलरी देने वाला हूँ। तो आप कहाँ जॉब करेंगे। सीधी बात है जहाँ आपको ज्यादा सैलरी मिलेगी यानी 50,000 वाली मतलब सी कंपनी में काम करेंगे। तो यहाँ हम पूछे कि आपकी अवसर लागत क्या है, तो त्यागी हुई मात्रा, यानी आपने क्या 40,000 त्यागे, उसके साथ साथ 20,000 भी आपने त्यागे। 50,000 प्राप्त करने के लिए आपने 40,000 छोड़े और 20,000 भी छोड़े, यानी लगभग आपने क्या है
60,000 यहाँ छोड़ रहे हैं, तो हमने जो छोड़ा है वही आपकी अवसर लागत होती है। यहाँ हम बात करें, मान लीजिए 2 कंपनी बस हैं, ओके, एक आपको 20,000 मिल रहा है, एक में 40,000 मिल रहा है, तो आप यहाँ 40,000 वाली कंपनी में काम करेंगे। क्लियर है? तो फिर आपके लिए अवसर लागत क्या होगी? अवसर लागत आपकी 20,000 होगी। मतलब ज्यादा पाने के लिए आपने क्या छोड़ा है वो आपकी अवसर लागत होती है, ये होता है आपका। ओके, तो वही आपका दिया हुआ है। तो जो आपको तुच्छ त्यागना पड़ता है वह त्यागा हुआ वस्तु या सेवा आपकी अवसर लागत होती है। 40,000 प्राप्त करने के लिए आपने 20,000 त्यागे, 50,000 प्राप्त करने के लिए आपने 40,000 त्यागे, तो वो आपकी इस प्रकार से त्यागी हुई मात्रा अवसर लागत होती है। तो मैंने आपको नॉर्मल एग्जांपल समझा दिया, लिखना कैसे तो वो आप यहाँ से पढ़ के एक बार समझ लीजिएगा। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा है सकारात्मक अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो सकारात्मक अर्थव्यवस्था जिसे सकारात्मक अर्थव्यवस्था, वर्णात्मक अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थ यहाँ से होगा आपका। अर्थशास्त्र एक ऐसा दृष्टिकोण है जो आर्थिक घटनाओं का तटस्थ और वस्तुनिष्ठ तरीके से विश्लेषण करता है। यह बताता है कि क्या है, क्या था, और ना कि यह है कि क्या होना चाहिए। फिर आपका आदर्शक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? ये आपका दिया हुआ आदर्शक अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो क्या होना चाहिए पर केंद्रित होता है, ना कि क्या है पर। यह आर्थिक नीतियों और निर्णयों और मूल्यांकन करती है, तो समाज के कल्याण, न्याय, नैतिकता व आदर्शों पर की सिफारिशें करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था की मुख्य कितनी केंद्रीय समस्याएं होती हैं? ओके, तो आपको अच्छे से तैयार कर रखना, ये इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। तो अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याएं हैं, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपको बोर्ड एग्जाम में भी आता है, जिसे आपको पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की ये विशेषताएं, व्यक्तित्व इकाइयों का अध्ययन होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है, कीमत सिद्धांत का क्या विश्लेषण किया जाता है। तो ये आपकी विशेषताएं तैयार कर लीजिएगा। ओके, आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। बाकी अगर प्रॉपर आप तैयारी करना चाहते हैं, अभी तो आपकी त्रैमासिक परीक्षा मेन बोर्ड एग्जाम की तक तैयारी करना चाहते हैं, तो आप बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिए। क्लास 12 की ऑल सब्जेक्ट की बेहतरीन तरीके से तैयारी हो जाएगी। ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, इसी बार से टाइप करके बेहतरीन तरीके से तैयार किए गए हैं। ओके, और त्रैमासिक अर्धवार्षिक बोर्ड एग्जाम तक आपकी तैयारी हुई। मैंने आपको यहाँ पीडीएफ मटेरियल मिल जाता है, तो प्रॉपर आप तैयारी कर सकते हो। तो 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप क्लास 12 के बैच के बारे में जानकारी लेकर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12वां कि क्या उत्पादन किया जावे की समस्या को समझाइए। फिर 13वां क्वेश्चन है कैसे उत्पादन किए जावे किसकी समस्या को आपको समझाना है। तो आपको क्रम से दिया हुआ है, क्या उत्पादन किया जावे इसकी समस्या तैयार कर लीजिएगा। ओके, फिर कैसे उत्पादन किया जावे, ये सवाल क्या है, ये केंद्रीय समस्या है, 3 केंद्रीय समस्या है, तीनों के लिए अलग अलग से पूछा लिया जा रहा है, किसके लिए उत्पादन किया जाए इसकी समस्या पढ़िएगा, आपको चीजें क्या है इसमें समझ में आ जाएंगे। ओके, ऐसे ही आपका रहने वाला है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बाजार अर्थव्यवस्था की विशेषता लिखिए। तो बाजार अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? पहली से विशेषता है निजी स्वामित्व। जो बाजार अर्थव्यवस्था होता है उसमें निजी स्वामित्व भी होता है। फिर इसमें मेन होता है लाभ का उद्देश्य रहता है। ओके, लाभ कमाना होता है इसका प्रमुख उद्देश्य। मांग और पूर्ति, वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें मांग और पूर्ति के संतुलन का तय होती है। ये है आपकी बाजार अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। ओके, क्लियर हो जाता है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन कौन से हैं? नियोजित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं लिखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। तो नियोजित अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? नियोजित अर्थव्यवस्था मुख्य विशेषताएं ये है कि ये सरकारी नियंत्रण होती है, जहां सरकार आर्थिक निर्णय लेती है, केंद्रीय योजना और जो उत्पादन और वितरण का निर्धारण करती है। सार्वजनिक स्वामित्व, जिसमें संसाधनों और संपत्ति पर सरकार का अधिकार होता है। क्लियर है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हम देख ही चुके हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद और समाजवाद का मिश्रण होता है। मिश्रित यानी मिश्रण होना किसका? पूंजीवाद और समाजवाद का, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र सहस्त्र यानी एक साथ काम करते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता और निजी संपत्ति का अधिकार, सरकारी हस्तक्षेप और आर्थिक नियोजन तथा सामाजिक कल्याण की प्रधानता दी जाती है। क्लियर है। फिर आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, सकारात्मक तथा आदर्शक अर्थव्यवस्था में अंतर। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, तो तैयार आपको कर लेना है। सकारात्मक तथा आदर्शक अर्थशास्त्र को समझाइए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको यहाँ तैयार करके रखना है, व्यष्टि और समष्टि आपका अर्थशास्त्र में अंतर है। तो आपका ये दिया हुआ व्यष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर है। बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आपका आया भी था। हुए सिंपल है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या है? हम छोटे अंशों किसी इकाई का अध्ययन करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण आर्थिक प्रणाली का अध्ययन किया जाता है। फिर आपको ये एग्जाम्पल के साथ समझाया। 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 पॉइंट में आपको क्लियर कर देना है। ओके, फिर अवसर लागत की अवधारणा को समझाइए। तो अवसर लागत हमने वही देखा है, वही आपको यहाँ बताना। अवसर लागत यहाँ बता दी है, तो वही आपका रहने वाला है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट सीमांत उत्पाद संभावना क्या होती है? सीमांत उत्पाद संभावना क्या होती है? सीमांत उत्पादन संभावना एक अर्थशास्त्रीय अवधारणा है जो दर्शाती है कि किसी उत्पादन प्रक्रिया में एक अतिरिक्त इकाई संसाधन जैसे श्रम या पूंजी जोड़ने के लिए कुल उत्पादन में कितना परिवर्तन आता है। तो ये आपका सीमांत उत्पादन संभावना। ओके,
फिर नेक्स्ट इसमें आपका जो पढ़ने लायक है क्वेश्चन जो एकदम सिलेक्टेड है, जैसे अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या को समझाइए तो हम अलग से भी पढ़ चुके हैं तीनों, क्योंकि एक साथ, तो वो क्वेश्चन क्या है रिपीट एक बार से हो चुका है। फिर इसमें आपका व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक है, समझाइए, तो ये आपका रहने वाला इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसमें क्या होता है एक दूसरे के पूरक हैं, क्यों है इसको बताना है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं, एक इकाइयों का अध्ययन करते हैं। ओके, जैसे एक परिवार या एक फर्म या एक उद्योग, इकाइयों को अध्ययन करते हैं। जबकि उसमें क्या होता है समष्टि अर्थशास्त्र में इकाइयों को मिलाकर, अब जब संपूर्णता की हम बात करें समष्टि अर्थशास्त्र में, हम संपूर्णता की बात कर रहे हैं, यानी जब संपूर्णता कब होगी कोई चीज, संपूर्ण कब होगी जब इकाइयां जुड़ेंगी। तो इकाइयां, व्यक्तिगत इकाइयां मिलकर ही समष्टि अर्थशास्त्र के तरह समग्र अर्थशास्त्र बनाती हैं, फिर उसका हम क्या अध्ययन करते हैं। तो ये होता है आपका समष्टि अर्थशास्त्र में। इसलिए कहा जाता है कि व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट जैसे आपको उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कैसा होता है, यह क्या बताता है, तो ये आपको तैयार करके रखना है। तो किस प्रकार से होता है, ऋणात्मक ढलान होता है, यानी यह बाएं से दाएं की ओर झुकता है। बाकी आपको पढ़ लीजिएगा एक बार। बाकी दोस्तों आप एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं कि जो कि कम इंपॉर्टेंट है। ओके, इसलिए बाकी 30 क्वेश्चन है, तो कम से कम मैं कहूँगा जो आगे के इंपॉर्टेंट थे ज़्यादा, तो वो कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपको पढ़ के रखना है, और एक 2 लाइन में आंसर है, आपको मैंने दिखाया भी और समझाया भी। ओके, काफ़ी तो वैसे काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे ऑलरेडी बनते होंगे, कुछ 1-2 क्वेश्चन होंगे जिसमें दिक्कत होगी, तो उन्हें आप क्लियर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम अध्याय से इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। तो इस चैप्टर से हम बात करें तो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, यानी 3 नंबर 4 नंबर इस टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ बनते हैं। चलिए हम क्रम से देखते जाएंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है उपयोगिता की 3 विशेषताएं लिखिए। तो उपयोगिता की विशेषता क्या होती है, तो इस प्रकार से पहला व्यक्तिपरकता है, सापेक्षता और घटती सीमांत उपयोगिता, ये है आपकी उपयोगिता की 3 विशेषताएं। तो आपको इस प्रकार से लिखना है। तो आपको हेडिंग डालना है उपयोगिता की 3 विशेषताएं इस प्रकार से है, फिर व्यक्तिपरकता, सापेक्षता और घटती सीमांत उपयोगिता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण क्या है। तो गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण एक प्रकार का आर्थिक सिद्धांत है जिसमें कहते हैं कि उपभोक्ता की किसी वस्तु या सेवा की संतुष्टि करिए, जो हमारी उपयोगिता होती है, जो संतुष्टि है, जो प्राप्त संतुष्टि है, उसे हम मापा जा सकता है। ओके, और मापा किस प्रकार से जा सकता है, गणना के रूप में हम मापा जा सकता है। उदाहरण के लिए ये अर्थशास्त्र में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं कि अगर डायरेक्ट आप बोलते रहेंगे, जैसे मैं आपको बोलता रहूंगा, तो कुछ समझ में नहीं आएगा, हर चीज को उदाहरण के साथ समझ में आएगा। क्योंकि जब अगर मैं आपको या कोई भी टीचर आपको कुछ बताते हैं, तो जब उदाहरण देकर समझाते हैं तो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। तो सेम इसी बार से आपको क्वेश्चन के आंसर में भी करना है, यही काम आंसर भी करना है। उसके बारे में जो भी कुछ पूछा जाए 1 से 2 लाइनें बता देना जो भी आपको पता है, फिर उस चीज को उदाहरण के साथ समझाना है। और अर्थशास्त्र में बहुत चीजें आपको क्या उदाहरण के साथ अगर आप समझाते हैं, जो उदाहरण के साथ समझाने लायक है, समझाते हैं, तुरंत आपको टीचर नंबर देंगे। देखिए अब गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के बारे में बता दिए 1 लाइन में, लेकिन फिर भी इतना अच्छा स्पष्ट नहीं हो पाया आंसर, तो फिर आपको उदाहरण के साथ यहाँ बताना है, तो फिर वो आपकी चीज जिससे टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। तो उदाहरण के लिए हम जैसे लिखा कि एक उपभोक्ता को जैसे सेव से मिलने वाले संतोष को हम 10 यूटिलिटी कहते हैं। ओके, और संतरे से मिलने वाला संतोष उसका 5 यूटिलिटी में हमने व्यक्त कर सकते हैं। जैसे सेव की उपयोगिता संतरे से अधिक स्पष्ट होती है, ये हमें हो जाता है। यह विश्लेषण उपभोक्ता के व्यवहार और मांग के नियम के समझने में मदद करता है, और इसे किसने दिया था, अल्फ्रेड मॉन्सन ने प्रस्तुत किया था। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कुल उपयोगिता के उदाहरण से समझाइए। कुल उपयोगिता क्या होती है, कुल उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा की उपभोग की गई सभी इकाइयों में प्राप्त होने वाली कुल संतुष्टि की माप है, नाम है कुल उपयोगिता। यानी जो भी हमें उपयोगिता मतलब क्या होता है, संतुष्टि जो प्राप्त हुई किसी वस्तु या सेवा से, जो संतुष्टि प्राप्त हुई वही उपयोगिता है। और सभी हम संतुष्टियों की इकाइयों को जोड़ते हैं तो हमारा क्या है, कुल उपयोगिता हमें प्राप्त हो जाती है। तो ये कुल संतुष्टि की एक माप होती है। यह उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई हर एक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली अलग अलग संतुष्टि का क्या है, योग होती है, जोड़ होती है। नेक्स्ट हमारा है सीमांत उपयोगिता को उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो सीमांत उपयोगिता क्या है, सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उपभोग से मिलने वाली संतुष्टि या आनंद होती है। यह है आपकी सीमांत उपयोगिता। उदाहरण के साथ बताइए, तो जब एक जैसे बहुत भूखा व्यक्ति पिज्जा का पहला टुकड़ा खाता है तो उसे पहले अधिक संतुष्टि मिलती है, दूसरे टुकड़ा खाने पर उसे खुशी मिलती है, लेकिन पहले की तुलना में कम यह अतिरिक्त संतुष्टि है। तो उससे दूसरे टुकड़े से सीमांत उपयोगिता, जैसे जैसे वो खाता जाएगा पिज्जा, तो सीमांत उपयोगिता सीखा घट जाएगी। जैसे आप क्या है, शादी में जाते हैं, ओके, तो आपको लगता है कि आज अच्छा एकदम शादी में सब कुछ खा जाएंगे इस बार से। पहले अब शुरू में आप खाना खाते स्टार्ट करते तो बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, धीरे धीरे आपका पेट बढ़ता जाता है, तो जो आपका संतुष्टि लेवल है वो आपको घटता जाता है। ओके, तो फिर वही आपको क्या है, तो इसी कहा जा रहा है कि जैसे जैसे आप उपभोक्ता की संख्या बढ़ती जाएगी, आपकी वस्तु की उपभोग की संख्या बढ़ती जाएगी, ओके, उपभोक्ता बढ़ता जाएगा, सीमांत उपयोगिता आपकी घटती जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनअधिमान वक्रों की विशेषताएं लिखिए। तो अनधिमान
वक्रों की विशेषता आपको इस बार से रहने वाली इंपॉर्टेंट है। पीरियड 19 में क्वेश्चन था, पीरियडिज्म 22 में क्वेश्चन आया था, तो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। ये विशेषता दी है। अब देखिए अनधिमान वक्र को तटस्थ वक्र भी कहते हैं, तो कई पेपर में इस बार से भी आ जाता है। पहला है उदासीनता वक्र, ऊपर से लेकर नीचे की दाएं तरफ गिरता है, ये विशेषता है और इसको आपको डायग्राम से ही साथ समझाना पड़ेगा। इसके आगे आपका ये दिए उदासीनता वक्र का स्वरूप पूर्ति वक्र के समान होता है, उदासीनता वक्र क्षैतिज नहीं हो सकता है, उदासीनता वक्र लंबवत नहीं हो सकता है। ये सब उसी क्रम से पॉइंट वाइज विशेषता दी है और हर चीज को आपको डायग्राम के साथ आपको बताना पड़ेगा। ओके, जैसे आपका ये 3 नंबर क्वेश्चन है तो कम से कम 3 पॉइंट में तो आपको बताना ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मांग के नियम की तालिका तथा चित्र की सहायता से समझाने में, यानी मांग का नियम आपको तैयार करके रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मांग का नियम, कई बार आपका आ चुका है पेपर में। तो मांग का नियम आपको इस बार से यहाँ से रहने वाला है। मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम है, ओके, तो इसमें क्या विपरीत संबंध होता है, मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है। अगर किसी वस्तु की क्या है जो कीमत है घटती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। तो यही आपका दिया हुआ है, सिंपल लैंग्वेज में दिया है। तो आपका मांग का नियम केवल इतना आपको बताना है। अब यहाँ अगर आपको सारणी के साथ और पूरा आपको बताया जा रहा है, जैसे पूरे चित्र की तालिका के साथ समझाइए, तो फिर इस बार से आपको उदाहरण देना पड़ेगा। कोई भी आपको उदाहरण देना है, बताना पड़ेगा किस बार से है मांग का नियम, तो इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर समझना है आपको। और यहाँ आपका रहने वाला है पूरा, ये पूरा जो हमने अभी दिखाया हुआ पूरा एग्जाम्पल रहने वाला है। मांग का नियम तो केवल कहेंगे क्योंकि 2 ही लाइन का है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा स्थापन वस्तु क्या है, उदाहरण से समझाइए। पूरक वस्तु क्या है, उदाहरण से समझाइए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के रखना है। तो स्थापन वस्तु क्या होती है? जब किसी वस्तु का उपयोग किसी वस्तु के अभाव स्थान में किया जाता है तो उसे स्थापन वस्तु कहते हैं। ये आपकी परिभाषा होती है। जैसे कॉफी, चाय कॉफी का और गुड़ चीनी का, ये सब क्या है जो संबंध है, स्थापन वस्तु के अंतर्गत आएगा। यदि एक नहीं मिल रहा, हमें एक नहीं मिला तो हम उसे दूसरे से काम चला सके। चाय नहीं मिले, कॉफी से काम चला पाएंगे। ये होगी स्थापन वस्तु में। ओके, मतलब एक स्थान के दूसरा स्थान ले रहा है। ओके, पूरक वस्तु में जब हम किसी वस्तु का उपयोग दूसरी वस्तु के अभाव में नहीं कर पाते हैं तो उन्हें हम पूरक वस्तु कहते हैं। जैसे आपका है क्रिकेट बैट का संबंध, जिसमें आपका हो जाएगा बैट बॉल का संबंध और पेन स्याही का संबंध, कार और पेट्रोल का संबंध, ये सब आपके पूरक वस्तु में आ गया। यदि एक नहीं मिल रहा तो दूसरा नहीं चलेगा। जैसे मेरे पास पेन है लेकिन इसमें स्याही ना हो तो कुछ काम का नहीं है ये पेन। इसी प्रकार से अगर आपके पास क्या है बैट है लेकिन बॉल नहीं है तो भी कुछ आपकी मतलब क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे आप। ओके, इसी बार से आपके मान लीजिए कार है लेकिन उसमें पेट्रोल नहीं है तो भी कुछ काम नहीं। तो एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहती है और एक वस्तु के न रहने पर दूसरे काम का है उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो वो आपकी पूरक वस्तु के अंदर आता है। तो आई होप समझ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। सर गिफिन का विरोधाभास क्या है? तो ये आपका दिया हुआ है। सर गिफिन का विरोधाभास एक आर्थिक घटना है जहां वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग भी बढ़ जाती है और सामान्य मांग के नियम के विपरीत होता है। ये क्या है? मांग के नियम के यही है गिफन में कि जो मांग के नियम के क्या है विपरीत चलता है। ये आमतौर पर घटिया वस्तुओं के साथ होता है। ओके, खास कर जब ये वस्तुएं उपभोक्ता के बजट के एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है कि समान तथा निम्न स्तरीय वस्तुओं को उदाहरण से समझाइए और कुल उपयोगिता का सूत्र भी आपको लिखना है। तो समान वस्तुएं भी समझाना है, निम्न स्तरीय वस्तु भी समझाना है और कुल उपयोगिता का सूत्र भी आपको यहाँ देना है। तो किस प्रकार से आपका रहने वाला है? देखिए, समान वस्तुएं क्या होती हैं कि वे उत्पाद जिनका मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने के साथ बढ़ती है। मतलब ऐसे उत्पाद कि अगर उपभोक्ता की आय भी बढ़ रही है तो उनका क्या है, अगर उनकी मांग भी बढ़ती है। जैसे ब्रांडेड कपड़े या कार, अगर आपके पास पैसा आएगा तो आप ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे। ओके, इस प्रकार से तो जो आपकी समान वस्तुएं कहलाती हैं। फिर इसके बाद आपसे पूछे निम्न स्तरीय वस्तु। निम्न स्तरीय क्या होती हैं कि अगर आपके पास क्या है, अगर आपकी उपभोक्ता की क्या है आय बढ़ती है तो इनकी मांग घटती है, क्योंकि ये निम्न स्तरीय वस्तुएं होती हैं। ओके, तो वह यहाँ बताया जा रहा है क्योंकि जब आपके पास पैसा आएगा, ओके, अगर आपके पास आय बढ़ेगी, आपके पास पैसा आएगा तो आप अच्छी से अच्छी चीजें चाहेंगे। निम्न स्तरीय वस्तु क्यों लेंगे? इसी बार से। ओके, ये हो जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका पूछा जा रहा है कुल उपयोगिता का आपको सूत्र भी लिखना है। तो कुल उपयोगिता का बराबर होता है आपका सीमांत उपयोगिता। इस बार से आपका रहने वाला। क्लियर है? आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। मांग का अर्थ व मांग का नियम भी आपको लिखना है। तो मांग का अर्थ और मांग का नियम से पूछा जा रहा है, तो देख लेते हैं। तो मांग का नियम बताता भी जस्ट अभी हमने देखा है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से उसकी मांग की मात्रा घट जाती है और कीमत में कमी से मात्रा बढ़ जाती है। तो ये मांग का आपका नियम हो जाता है। मांग का अर्थ भी पूछे यार, मांग का अर्थ होता है किसी वस्तु या सेवा को खरीदने की एक प्रभावी इच्छा, जिससे किसी निश्चित कीमत पर उसे खरीदने की क्षमता और तत्परता शामिल हो। तो यह है मांग का अर्थ। क्लियर है? फिर आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका बजट रेखा और बजट सेट किसे कहते हैं? मांग के नियम के बादों को समझाइए। तो ये आपका दिया हुआ है। ओके, तो ये आपका दिया है मांग के नियम के बाद बजट रेखा और बजट सेट, तो इनको भी आपको क्या तैयार करके रखना है। ओके, दोनों क्वेश्चन दिएगा, पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। तो ये हमारा क्या है यहाँ कंप्लीट आपका हो जाता है। ओके,
ओके, तो जैसे 15 क्वेश्चन, तो कम से कम आपको मैंने क्या है 7-8 जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको लग रहे हैं, मैंने आपको क्या है कवर करा दिए, उतना आपको क्या है पढ़ के रखना है। जरूरी नहीं कि सभी जितने क्वेश्चन दिए सभी एकदम पढ़ लें, आगे तो आपका एक ही क्वेश्चन है इनमें से। ओके, तो अगर आपने 10 में से अगर 6-7 क्वेश्चन पढ़ लिए तो उसमें ऐसा तो होगा नहीं कि फंस जाना, आराम से बच जाएगा। बाकी सिलेक्टेड हम कवर कर रहे हैं कि टीचर उन्हीं में से आपके देने जो हमेशा आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये सभी 4 नंबर वाले क्वेश्चन है। पहले मैं आपको बता देता कौन कौन से पढ़ना चाहिए जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता में संबंध, ये इंपॉर्टेंट रहता है। फिर इसके बाद मांग की कीमत लोच की विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या कीजिए, इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, जो आपके एकदम बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहते हैं। मांग के विस्तार और संकोचन को समझाइए, ये भी आपको इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, और हासमान उपयोगिता नियम को सचेत समझाइए, तो ये इंपॉर्टेंट रहते हैं जो आपके हाई चांस है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएं। बाकी तो फिर आप क्या है सभी आप कर सकते हैं, लेकिन ये 3 से 4 जो क्वेश्चन मैंने बताया इनको आपको जरूर यहाँ से पढ़ के रखना है। पहला हम देख लेते कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध। ये क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 23 में भी आ चुका है। ओके, तो ये आपको दिया हुआ है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध। ओके, तो इसे आपको तैयार कर लेना है, 3 पॉइंट के माध्यम से समझाया जा रहा है। सिंपल है, कुल उपयोगिता जब घटती दर से बढ़ती है तब सीमांत उपयोगिता घटती है, और यही टॉपिक आपका है ऑब्जेक्ट में यहाँ से बनता है। ओके, जब कुल उपयोगिता घटती है तब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। ये आपके संबंधी है, तैयार करके आपको रखना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका हासमान उपयोगिता नियम को सचेत समझाइए। सीमांत उपयोगिता हास नियम ये आपका रहने वाला है, तो इसे देख लीजिए। सीमांत उपयोगिता हास नियम अर्थशास्त्र का वह एक आधारभूत नियम है। यह नियम इस तथ्य पर आधारित है कि यद्यपि व्यक्ति की आवश्यकता असीमित होती है, परंतु एक विशेष समय पर इसमें से एक विशेष आवश्यकता की संतुष्टि की जा सकती है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए जैसे ही किसी वस्तु का भोग प्रारंभ करता है, आवश्यकता की तीव्रता घटने लगती है। ओके, तो ये आपका दिया सीमांत उपयोगिता के बारे में। अभी हमने क्या 2 नंबर में किसी क्वेश्चन को देखा था, लेकिन लॉन्ग में आता तो फिर आपको क्या इस पार से बताया जा रहा है, मतलब थोड़ा आपको डिटेल से पता होना चाहिए। और जब लॉन्ग में आए 4 नंबर में आए तो फिर आपको इसे उदाहरण के साथ समझाना पड़ेगा। तो ये आपका पूरा दिया हुआ है, तो एक बार पढ़ के आपको रखना है। इसके आगे आपका ये डायग्राम रहने वाला है। इसके बाद हम नेक्स्ट आपको मांग के विस्तार तथा संकोचन को समझाइए। इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है, मांग के विस्तार और संकोचन को आपको यहाँ बताना है। ये मांग के विस्तार और संकोचन को बताया जा रहा है। फिर यहाँ थोड़ा क्या है सॉर्ट आउट भी कर दिया कि मांग का विस्तार के बारे में, मांग का संकोचन। जैसे मांग ये क्या है थोड़ा अच्छा तरीका रहता है, टीचर की नजर में एक बार में आ जाए तो तुरंत नंबर मिल जाते हैं। तो मांग का विस्तार के बारे में से कारण क्या है, एक एक लाइन में बता दी कि वस्तु की कीमत में कमी होती है, इसलिए कारण होता है मांग का विस्तार में। परिणाम क्या होता है, उपभोक्ता वस्तु को अधिक मात्रा में खरीदते हैं। और मांग वक्र की बात करें तो मांग वक्र क्या है नीचे की ओर गति करता है। मांग संकोचन में हम देखें तो मांग संकोचन में वस्तु की कीमत वृद्धि होती है, कारण यही होता है। परिणाम क्या होता है, उपभोक्ता वस्तु की मात्रा नहीं खरीदता। भैया जब कीमत बढ़ जाएगी तो उपभोक्ता खरीदेगा नहीं। मांग वक्र क्या है, वक्र के साथ क्या ऊपर की ओर गति करता है। ये सॉर्ट आउट कर दिया, बाकी ये बताया जा रहा है। ओके, क्लियर है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मांग की कीमत लोच की विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या कीजिए। तो ये आपको पढ़ के रखना है। सॉल्यूशन में आपको बता देता हूँ। ओके, थोड़ा लॉन्ग रहने वाला है और ये आपको मतलब डायरेक्ट डर नहीं सकते, तो आपको समझ के रखना है। ऐसे एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आया था, लेकिन पूरा नहीं पूछे, सीधे पूछा गया पूर्णतः लोचदार मांग और पूर्णतः विलोचदार मांग को संक्षिप्त में समझाइए। मांग की लोच का आता है तो फिर आपको पूरे बताना पड़ेगा शॉर्ट में। यहाँ से आपको सॉल्यूशन शुरू होता है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपका ये दिया हुआ है, पूर्णतः मूल्य सापेक्ष मांग, पूर्णतः मूल्य। इसके आगे दोस्तों आपका ये दिया हुआ है, थोड़ा ये लॉन्ग है, ये पूरा आपको क्या समझ के तैयार करना पड़ेगा, लेकिन आपका इंपॉर्टेंट है, जरूर उसे समझिएगा। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। ओके, क्लास 12 के इकोनॉमिक्स बैच में ये आपका अध्याय 2 मैंने पूरा समझाया है, पूरे क्वेश्चन उसमें आपको यहाँ मिल जाएगा। ओके, उसमें मैंने आपको ये पूरा पीडीएफ मटेरियल तो है ये, साथ ही उसमें मैंने आपकी रिकॉर्डेड वीडियो भी है उसमें। ओके, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको अध्याय 1 और अध्याय 2 के जितने महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन के साथ बता दिया। अब अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5 के क्वेश्चन आंसर और रह जाते हैं। तो ओके, तो 3 पार्ट में भी देखिए वीडियो आ चुकी है, आगे 4 और 5 मतलब जितना भी होगा आपका, लेकिन मैं आपको अध्याय 3, अध्याय 4 के क्वेश्चन आंसर रह जाते हैं और अभी आपको कवर करा दूंगा। ओके, सभी क्वेश्चन एकदम सिलेक्टेड हमने देख रहे हैं, सभी आपको बस क्या है सॉल्यूशन तैयार करते जाइएगा। बस इसी में से आपका क्वेश्चन रहेगा त्रैमासिक परीक्षा में, ये आपको मान के चलना और अच्छे से आपको क्या है तैयार करना है, मेहनत करनी है। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद है वो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, और बाकी दोस्तों आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम तक की, तो 90 39 53 40 79 इस देखिए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके आप क्लास 12 के बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो पूरा आपको पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा, तो पढ़ने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।